आप शुरू करिए दीदी। ठीक है शुभम, ओके। मुझे दो लोग आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एक का नाम डिस्प्ले हो रहा है कल्पना और एक का कृष्णा जी, राइट। तो हमारी आज क्लास का सब्जेक्ट है म्यूजियम्स। आप सभी लोगों ने शायद बीएफए या बीए में थोड़ा बहुत म्यूजियम्स के बारे में जाना होगा। आपके अगर सिलेबस में नहीं भी रहा होगा तो मुझे लगता है कि बीइंग एज ए आर्ट स्टूडेंट, पेंटिंग स्टूडेंट, आप कभी ना कभी किसी म्यूजियम में अवश्य गए होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अधिकांश पब्लिक जब कहीं किसी जगह घूमने के लिए भी जाती है तो शायद इट इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म कि वो किसी ना किसी म्यूजियम में अवश्य ही जा करके विजिट करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो, आर्ट हिस्टोरियन हो या ना हो, पर वो एक किसी म्यूजियम में अवश्य ही विजिट करते हैं। तो पहले तो ये क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो मुझे कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं जब क्लास लेती हूँ तो मुझे इंटरेक्शन पसंद होता है कि मतलब मैं जो बोल रही हूँ आप मेरे साथ अपनी पॉइंट्स को भी साझा करते हैं, तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन जैसे आता है वो हम बाद में कर लेंगे। और अभी क्लास में जब हम जाते हैं पहली बार किसी क्लास में तो मुझे खुद को पर्सनली पसंद है कि मैं सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आज मैं शुरुआत यही करना चाहती हूँ क्योंकि दो तीन लोग मुझे डिस्प्ले पे दिख रहे हैं और भी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो कृपया प्लीज थोड़ा सा आप अपना नाम मुझे संक्षिप्त परिचय दीजिए, तब मैं आगे के अपने क्लास को स्टार्ट कर दूं। अभी किसी ने इसमें ज्वाइन किया हुआ है? दो लोग और आए हैं। यस मैम। मैम मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है, सौरभ चंद्र श्रीवास्तव, और मैंने अयोध्या से साकेत पीजी कॉलेज से एमए किया हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग में। ठीक, आपने अभी रिसेंटली पास किया होगा एमए? नहीं नहीं, 2020 में। अच्छा अच्छा, 2 ही साल हुए हैं अभी आपको। और एक मुझे अभी आप दिख रही हैं मे बी। हाँ, नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा नाम खुशबू कुशवाहा है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया है। किस ईयर में बेटा? मैम 2018 में मैंने एमए क्वालिफाई किया। ओके, ठीक ठीक। एंड कल्पना आपका कहाँ से है बीए? मैम बीए उन्नाव से किया है, एमए यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है 2020। तब तो आप अच्छे लोकल उसमें आ गए। और आपका कृष्ण जी? मैम मेरा 2010 में एमए हुआ है डीएवी कॉलेज कानपुर से मैम, और मैं इस टाइम प्रयागराज में रह रहा हूँ मैम। अच्छा, 2010 में हुआ था, काफी लंबा गैप रहा आपका पीएचडी के लिए। यस मैम, मैं काफ़ी दिन से इस मतलब कला से दूर रहा, थोड़ा सा कला लाइफ फील्ड से, फिर दोबारा से इसमें कम बैक हुआ। चलिए, आपकी ये शुरुआत एक सुखद हो और बहुत मतलब सक्सेसफुल हो, ये मेरी मतलब भगवान जी से प्रार्थना रहेगी, राइट। यस मैम। तो अभी मुझे जितने लोग ये स्क्रीन पे दिखे वो मुझे सुन भी पा रहे हैं और हमारी थोड़ी सी परिचय भी हो गई। मैं डॉक्टर ज्योति अग्निहोत्री जुहारी देवी पेंटिंग डिपार्टमेंट में हूँ और प्रेजेंटली अभी एचओडी का पद संभाल रखा है मैंने वहां पर। और अब हम आगे से क्लासेस जो भी लेंगे तो मुझे लगता है कि इन्हीं क्लासेस के थ्रू ऑनलाइन ही सही लेकिन हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जान सकेंगे, राइट। तो मैं अपने टॉपिक पे पुनः आती हूँ। हाँ, बताइए खुशबू, आप कुछ कहना चाह रही थी? नो मैम। ओके, राइट। तो हम अपने प्रमुख टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मेरा विषय था आज का ये संग्रहालय का। अब यदि आप लोग
मतलब देखें तो संग्रहालय का शब्द जो भाषा है, शब्द है, उसका अर्थ ही हो गया कि जो जिस स्थान पे संग्रह की गई वस्तुएं हो। ये तो एक लेमैन की तरह हम इसको अभिभ्रंश करके बोल सकते हैं, तोड़ करके बता सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं। पर अगर हम इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कोड करें तो यह एक इमारत या संस्था है जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या कलाकृतियों और अन्य वस्तुओं के संग्रह की देखभाल करता है या तथा उन्हें प्रदर्शित करता है। कैसे? मान लीजिए किसी भी अच्छी सी एक कोई साइट है जिसका बहुत ज्यादा पौराणिक उस पे महत्व है, कोई भी साइट है या किसी वस्तु विशेष के लिए उस जगह की महत्व है, तो वहां से खुदाई के दौरान कुछ चीजों को प्राप्त किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है कि क्या ये वास्तविकता में उतनी महत्वपूर्ण है। यदि ये तथ्य पाया जाता है कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है तो हम उसको संग्रह करके रखेंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हम अपने यहाँ भी, मतलब अपने यहाँ से मेरा मतलब है, अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल को लेके बात करें तो हम अपने घरों में भी ये करते हैं कि हम कोई भी चीज का महत्व देखते हैं, उसकी यूटिलिटी देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं और उसको संरक्षित करते हैं, मतलब रख लेते हैं, ठीक, कि वो काम आएगा। इसी तरह से इन संग्रहालयों का भी पर्पस है कि यदि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्ष में कोई भी वस्तु या कोई भी कलाकृति का महत्व दिखता है, ऐसी उम्मीद होती है, तो उसको संग्रह करके रख लिया जाता है या उसको कहीं पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो रखना और संग्रह करके प्रदर्शित करना जिस भी बिल्डिंग में किया जाएगा, जिस भी स्थान पे किया जाएगा, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए संग्रहालय का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इसका विकास इसी कारण से हुआ कि कम से कम जो भी हमारी महत्वपूर्ण संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से, उनको हम एक जगह बिना क्षति पहुंचाए सुरक्षित रख सके। ठीक, भारत में भी कई संग्रहालय हैं, बहुत सारे संग्रहालय हैं, उन सब पे हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे, विश्व में तो है ही है। अब हम नेक्स्ट उस पे अगर पाए तो ये समझने वाली बात आती है कि क्या ये संग्रहालय वाकई में महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, और अगर होते हैं तो किस उद्देश्य के साथ होते हैं। ये संग्रहालय, एक तो मानना पड़ेगा कि ये जितने भी म्यूजियम्स होते हैं, आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ देम अधिकृत किए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या उनका जो भी कार्य है, कार्य प्रणाली, वो गवर्नमेंट के द्वारा है। तो क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन, या आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट के अंडर में क्यों है ये संग्रहालय, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जब हम किसी चीज को ये मान के चलते हैं कि भावी भविष्य के लिए ये यूजफुल है, मेरी बात को समझिएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए इस विषय से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, लाभकारी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा उद्देश्य है, मतलब संग्रह करने का, वो समाज की एक सेवा के पर्पस से है कि नहीं है। उसमें कोई आपने चार्जेस तो नहीं लगाया है सच। तो ये संग्रहालय ज्यादातर संग्रहालय जो हैं वो गैर लाभकारी संस्थान हैं। गैर लाभकारी से मतलब इनमें जो भी वस्तुएं रखी गई हैं वो बहुमूल्य बहुत हैं, लेकिन वो कभी भी सेल ऑफ नहीं की जा सकती। मेरा मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये गवर्नमेंट के अधीन होती हैं, राइट। जैसे कोई भी वस्तु, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूं अमृता शेरगिल की पेंटिंग का। अमृता शेरगिल की पेंटिंग आप सभी को पता होगी कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी भारतीय कला के इतिहास में। तो जब इनकी कलाकृतियां
इनके जाने के पश्चात, मतलब इनकी देहांत के पश्चात उनकी वैल्यू बढ़ी, उनके प्रति लोगों की समझ बढ़ी। तो क्या हुआ कि उन एक एक पेंटिंग्स का बहुत अधिक रेट था, राइट। तो कुछ कलाकृतियां आपके गवर्नमेंट संग्रहालय में सुरक्षित रख ली गई। किस उद्देश्य से? कि जहां पे जिन लोगों ने खरीद के संग्रह किया है, हो सकता है वो लोग जब कभी कहीं से उनको एक अच्छे प्राइस का ऑफर आएगा संग्रहित की हुई सामान के प्रति, तो वो उनको बेच देंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट के पास जो बची हुई पेंटिंग्स हैं, कम से कम आज आप जैसे बच्चे या कोई भी शोधकर्ता या ना भी हो वो शोधकर्ता, केवल वो विषय जानना चाहता हो, अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स को देखना चाहता हो, तो कम से कम वो उन गवर्नमेंट फंडेड म्यूजियम्स में जा करके उनको देख पाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो वहां जाने पे आपसे उनकी पेंटिंग्स के लिए कोई पैसा नहीं लिए जा रहा है। जैसे कि आप दिल्ली के म्यूजियम में जब जाते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ म्यूजियम में जाते हैं, मथुरा म्यूजियम में जाते हैं, झांसी के म्यूजियम में आप लोग कई लोग गए होंगे, तो क्या आप में से किसी से पेंटिंग्स को देखने के लिए, वहां पर सुरक्षित स्कल्पचर्स को देखने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा डिमांड किया गया पैसे का? नहीं, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीज आर गवर्नमेंट फंडेड, गैर लाभकारी। तो गवर्नमेंट का मकसद जब समाज सेवा के साथ जुड़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसको नॉन प्रॉफिटेबल संस्था बना देती है। कैसे? उसमें कोई भी ऐसा टिकट का प्राइस नहीं रखा जाएगा जो कि एक क्या कहेंगे, आर्थिक क्या कहते हैं उसको, गरीबी रेखा या आर्थिक उससे क्षमता में कम हो व्यक्ति, वो ना जाके देख पाए। ये गैर संस्था जो हैं, गवर्नमेंट एडेड म्यूजियम्स, इनमें एक गरीब से गरीब आदमी भी जा सकता है, क्योंकि कई म्यूजियम्स में 5 रुपए, 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का टिकट्स रखा जाता है, जो कि मुझे लगता है एक नॉर्मल आदमी दे सकता है, वो जाकर के वहां विजिट कर सकता है। अब ये जो गैर लाभकारी ये म्यूजियम्स हैं, तो ये स्थायी संस्था है, इनका विलय कहीं से कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट की हैं और ये नॉन प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स हैं। इनमें आप शोध के लिए जा सकते हैं, जो भी चीज वहां पे मूर्त अमूर्त रखी हुई है। मूर्त कैसी चीजें हो गई? आप में से मुझे कोई बता सकता है मूर्त कौन सी वस्तुएं संग्रहालय में हो सकती हैं? किस तरह से मतलब मूर्त शब्द और मूर्त जो शब्द है वो किस सेंस में संग्रहालय के उसमें संदर्भ में यूज किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? मूर्त का मतलब बेटा संग्रहालय, और आप क्योंकि खुद कला क्षेत्र, हाँ जिसको देखा जा सकता है। राइट, आप किन चीजों को देख सकते हैं? आप एक कलाकार हैं, आपको ये विषय का पता होना चाहिए। किन चीजों को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं म्यूजियम्स में? मूर्ति या फिर चित्रकला या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स, या जैसे कि उस समय के मतलब मेरा कहना है जो पिछला समय गुजर गया है, वहां से प्राप्त कोई भी वस्तु से संदर्भ जो आपने अभी बताया, वो ठीक बताया सौरभ, कि जो दिखाई दे। जैसे यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स वहां से प्राप्त हुए, जैसे कि सील्स प्राप्त हुई, मोहरें प्राप्त हुई, सिक्के प्राप्त हुए, या आपकी टूटी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई, ठीक। तो अब ये जो चीजें हैं, ये आपने म्यूजियम में आपके डिस्प्ले में रखी हुई हैं और आपने देख लिया। जैसे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, वो सारी चीजें हो गई। अवध के नवाब जो थे, उनके मतलब प्रत्यक्ष आप जाके अगर लखनऊ म्यूजियम में देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उन नवाबों के जो कपड़े थे वो भी सुरक्षित रखे हुए हैं। दोज ऑल थिंग्स बिकॉज इट इज सेड कि नवाब जो थे उन्होंने चिकन का शुरुआत किया था, और वो चिकन मतलब ये नॉनवेज वाला नहीं, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है वो।
तो आपको भी पता होगा लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी चिकन बहुत कलात्मक मानी जाती है, और उसका प्रारंभ जो हुआ वस्त्रों के ऊपर करने के लिए, वो उनके नवाबों के कपड़ों पे, वो मलमल बहुत अच्छा होता था, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, और स्पेशली उन, आपको वो पता है बहुत सारे स्टिचेस होते हैं चिकन में, तो वो सारी चीजें इंटीग्रेटेड जो एम्ब्रॉयडरी के सुंदर कलात्मक आपको एविडेंस मिल सकते हैं, मतलब एविडेंस को क्या कहेंगे, प्रूफ मिल सकते हैं, वो उनकी ड्रेसेस को ही पूरा पूरा वहां पर रख करके सुरक्षित रखा गया है, जिससे कि आने वाली जनरेशन को पता चले कि उस समय के चिकन में और आज की चिकन की कला में कितना बड़ा अंतर आ गया। इसी तरीके से जो आपने सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रत्यक्ष रूप से मोहरे देखेंगे आप म्यूजियम्स में, तो आपको पता चलेगा कि मोहरे उस समय की और हमारे यहाँ के सिक्कों में उतने ड्यूरेशन में कैसे विकास हुआ, या ये कह लीजिए कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आप इन संग्रहालयों में प्राप्त वस्तुओं के आधार पे आंकलन कर सकते हैं। आंकलन शब्द समझ पाए आप? एनालिसिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी म्यूजियम्स होते हैं, आप इनमें जा करके जो उनके विरासत है, मतलब जो उनका हेरिटेज है, उनके पास जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो दो तरीके का होगा, मूर्त और अमूर्त। इन दोनों वस्तुओं को, जो मूर्त रूप से उपस्थित हैं और जो अमूर्त रूप से हैं, अमूर्त रूप कैसे होते हैं, कई बार आप मुझे बताइए। अमूर्त रूप से क्या एग्जांपल? पांडुलिपि, राइट। सौरभ ने, मुझे लगता है कि कुछ अच्छे से सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ाई की है। दैट इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब जब इस तरह का इंटरेक्टिव क्लास होता है तो उसमें दो चीजें बहुत फर्क डालती हैं। ये आप भी जब कभी, आपका उद्देश्य क्योंकि पीएचडी का है, तो मैं जहां तक मानती हूँ जो बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम वांट टू कम इन द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आप आना ही चाहते हैं, तो आप जब आ जाएंगे तो आपको मजा तब आता है क्लास में जब बच्चे, आप कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उधर से रिप्लाई बैक मिलता है, क्योंकि तब आपको लगता है कि मेरी क्लास में एक ऊर्जा है। मतलब समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? अदरवाइज मुझे तो हमेशा ऐसा प्रतीत होता है, अगर इंटरेक्शन नहीं शुरू हुआ तो इसका मतलब कि वो क्लास एकदम डल है, या कहना चाहिए बिल्कुल ही निष्प्राण है। तो खैर, सौरभ ने यहाँ पे बताया कि पांडुलिपि, राइट, वो कई पांडुलिपियों के आधार पे कई और भी चीजें होती हैं, जैसे पुस्तक, रेयर पुस्तक होते हैं, पांडुलिपि होते हैं, इनके फॉर्म्स में आपको, या जो वहां के निदेशक होंगे, डायरेक्टर होंगे, या वहां के कर्मचारियों में से जो भी अथॉरिटी होगी उस सेक्शन की, तो वो आपको शायद कई ऐसी जानकारियां दे देंगे जो कि वहां पे प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं पता है। हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर्स जो इस पोस्ट पे आते हैं वो आर्ट हिस्ट्री के, उससे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आर्ट हिस्ट्री के बेस पे, तो वो ऑलरेडी बुक का नॉलेज उनको बहुत ज्यादा होता है, पहले उन्होंने पढ़ा होता है, तो नेचुरली उस बेस पे आपको वो बहुत सारी चीजें जो नहीं भी प्रत्यक्ष रूप से आपके म्यूजियम में है, और आप कोई ऐसी फील्ड में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपको जानकारी कुछ हट के भी चाहिए, तो वो आपको वहां पे अमूर्त रूप से आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ये गैर लाभकारी स्थायी संस्था, जिसका नाम हम संग्रहालय बोल रहे हैं, जिसको हम संग्रहालय के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली हमको शोध करने के लिए, या वहां पे जो संग्रह है, संरक्षण है सामानों का, या व्याख्या और प्रदर्शन के लिए हमको हेल्पफुल होती है। ठीक, व्याख्या कैसे? मान लीजिए आप शोध कर रहे हैं तो उस विषय के ऊपर आपको लिखना होता है, तो आपको हेल्प आउट होती है, आप देखेंगे तभी तो उसकी व्याख्या करेंगे किसी भी चीज की, अन्यथा की स्थिति में तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रदर्शन होता है तो मतलब मानी बात है, आपने कई अगर म्यूजियम्स देखे, बहुत सारे आर्ट वर्ड्स देखे, जैसे हम लोग अपनी फील्ड में इस बात को बार बार
मतलब जोर देते हैं स्टूडेंट्स को, खास तौर से जो बहुत ही सीरियसली फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना चाहता है फील्ड में, कि भाई आप डिफरेंट आर्टिस्ट को मिलिए, उनके वर्क को देखिए। सेकेंडली आप डिफरेंट म्यूजियम्स को घूमिए, आर्ट गैलरीज को घूमिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा विजुअल आर्ट सब्जेक्ट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप विजुअल आर्ट से रिलेटेड हैं, आप जब तक कुछ देखेंगे नहीं तो आपके मस्तिष्क के द्वार कैसे खुलेंगे? आप जब देखते हैं, उसको समझते हैं, वो आपकी मानसिकता पे एक प्रभाव डालता है। और अगर आप अपनी पेंटिंग को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं टेक्निकली एंड कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्चुअल उस पे, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग फोर्स करते हैं अपने बच्चों को कि प्लीज गैलरीज में जाके देखो, प्लीज डिफरेंट आर्टिस्ट के वर्क देखो। वर्क बुक में देखना एक डिफरेंट बात है बेटा, आपने भी अंतर देखा होगा। जब किसी भी आर्टिस्ट का आप वर्क बुक में देखते हैं, वो एक फ्लैट दिखता है, उसमें आपको वो डेप्थ नहीं दिखती है जो ओरिजिनल आर्ट वर्क में दिखती है। इसका अंतर आपको अभी मैं और भी आगे बताऊंगी जब संग्रहालय का टॉपिक और हमारे साथ साथ चलेगा। अभी इसमें नेक्स्ट जो मुझे प्रतीत होता है वो ये है कि संग्रहालय के उससे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए विजिट करने के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। आप महसूस करेंगे कि जो भी संग्रहालय के परिवेश में आप जब एंटर करते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा उस संग्रहालय के एनवायरनमेंट से आपको, आपके कलात्मक पक्ष को या आपकी फीलिंग्स को एक बहुत सेंसिटिविटी जागृत होने लगती है। कभी भी आप विजिट करेंगे, आपको फील होगा संग्रहालय के उसमें पहली चीज संवेदनाओं के लिए, आपकी सोच के लिए, एवं कला शिल्प कौशल, कोमल स्वभाव और भी कई ऐसे आपके मतलब ह्यूमन बीइंग्स के जो इमोशंस होते हैं उनको ये डेवलप करती है। जैसे आप पेंटिंग देखते हैं तो आप उस पेंटिंग को देख करके किसी भी आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट नहीं रहा, जो महत्वपूर्ण रहा है कला के इतिहास में, जब आप उसकी पेंटिंग को देखते हैं तो आपको उस पेंटर की सोच के साथ, उसकी संवेदनाओं के साथ में, और उसका जो ट्रीटमेंट ऑफ कलर एंड ब्रश रहा है, जो कॉन्सेप्ट रहा है, आप स्वतः ही उसके साथ एसोसिएट कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप म्यूजियम में विजिट करते हैं तो आपके अंदर के जो ये ह्यूमन इमोशंस हैं उनको वो और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट का मतलब समझिए, वो विकसित करना शुरू कर देता है, या उस समय उनको त्वरित उसको एक्टिवेट को क्या कहेंगे आप, मतलब तुरंत ही वो उसको जागृत कर देते हैं। राइट, एक्टिवेट का जागृत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसका एग्जाम्पल है, आप किसी टाइम में देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जैसे कुछ एक वर्क्स हैं जिनको हम लोग, जिनके रिप्रोडक्शंस देखते हैं और हम फील करते हैं कि नहीं, ये इस पेंटिंग को हम हाथ से टच कर लें। शायद उसके ब्रश स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं या उनके सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हम टच तो नहीं करना चाहेंगे उस पेंटिंग को, लेकिन उस सब्जेक्ट से हम एसोसिएटेड हो जाते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूजियम विजिट करें, इंडियन म्यूजियम की बात करती हूँ, मतलब गैलरी या म्यूजियम कह लीजिए, नेशनल मॉडर्न गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी को, या उसको म्यूजियम है वो भी, आप अगर वहां पे जाएं, और आजकल उसमें बहुत ज्यादा जो चल रहा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो इंस्टॉलेशन पद्धति में काम कर रहे हैं सुबोध गुप्ता जी, उन्होंने अपना बैनियन ट्री वहां पे प्रदर्शित है उनका, क्योंकि ये परमानेंट कलेक्शन है मॉडर्न आर्ट गैलरी का, वो प्रदर्शित है। तो आप इमेजिन करिए, वो वर्क नो डाउट अपने आप में एक लैंडमार्क है। किस सेंस से लैंडमार्क है? पहली चीज तो ये कि जो उसमें मटेरियल यूज किया गया,
आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये भी यूज हो सकता है एज ए मतलब आर्ट फॉर्म को बनाने के लिए। नंबर एक बात। दूसरा कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप जैसे ही एंटर करते हैं म्यूजियम में, हो सकता है जो आपकी पर्सनल लाइकिंग हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रायोगिक वर्क पसंद करते हैं, बहुत अधिक एक्सपेरिमेंटल वर्क पसंद करते हैं, तो आपको इस तरह के वर्क तुरंत ही समझ में आते हैं, तुरंत ही प्रभावित भी कर देते हैं और आप उनकी सोच के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो आपके पार्ट्स को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा, इन संग्रहालयों को मुझे लगता है क्यों विजिट करना चाहिए हर एक को, ना केवल कला के जुड़े हुए लोगों को, बल्कि हर एक को, एक साधारण मनुष्य को भी, क्योंकि ये किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके विकास क्रम को बहुत ही ज्यादा इजीली आपको समझने का मतलब समझने के लिए सहायक होती है या समझाने के लिए सहायक होती है। जैसे मान लो आप लखनऊ म्यूजियम में गए, अब उस वक्त ये अवध क्षेत्र था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश वॉज अवध का क्षेत्र। तो अवध के क्षेत्र में उस भौगोलिक स्थितियों में उस वक्त उस काल में ना आप थे ना मैं थी, पर उस वक्त कैसा कल्चर था, क्या वहां की मतलब नागरिकों की क्या लाइफ स्टाइल थी, या वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे थे, इन चीजों की जानकारी हमको वहां से प्राप्त वस्तुओं के द्वारा ही तो मिलेगी। तो नेचुरली इन म्यूजियम में वो चीजें संग्रहित हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सांस्कृतिक मतलब कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, उसका विकास क्रम क्या रहा, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र का क्या विकास क्रम रहा, इस बात की जानकारी को समझने के लिए ये म्यूजियम्स बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सहायक होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? ये जो मैं बात कह रही हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल से कि ये म्यूजियम में जाने का औचित्य क्या है, पर्पस क्या है, तो ये पर्पस इसलिए है कि कम से कम आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है ना, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस क्षेत्र के विरासत के बारे में, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अवश्य ही पता होना चाहिए। पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा बहुत तो पता हो आपको। कभी कभी बहुत दुखद होता है कि कला से रिलेटेड या संगीत से रिलेटेड बच्चे होते हैं, या और भी इतिहास से भी रिलेटेड बच्चे होते हैं, उनको इवन वो उत्तर प्रदेश में हैं, बचपन से रह रहे हैं, सब कुछ शोध कार्य के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें उनको नहीं पता होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके मतलब अधूरी जानकारी हो जाती है। पहली चीज, आपसे मैं जो यहाँ पे मेरा क्लास ले रहे हैं, ये मैं एक तरह से कह लीजिए आपको ये मतलब गाइडलाइन दूंगी, या आपको थोड़ा सा मतलब सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जितनी भी संभव हो सके, जब भी कभी आपके पास समय हो, और खास तौर से अभी आप शोध के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, तो आप अवश्य ही मेक इट अ पॉइंट कि कम से कम मेन उत्तर प्रदेश के जो म्यूजियम्स हैं उनको आप अवश्य ही जा करके वहां देखें, और कुछ पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए। मानिए मेरी बात कि आपको जितनी अधिक अपने विषय से जानकारी मिलती जाएगी, तो मुझे लगता है कि फॉर बीइंग एज अ लेक्चरर, या आप अपने सब्जेक्ट में जब आएंगे एज ए विषय विशेषज्ञ के रूप में, तो आपको वो बहुत ज्यादा एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है। नेचुरली जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही प्रॉपर लगेगी। आप ये स्वयं को देखिएगा। तो मेरा एक आपसे सजेशन है कि आपको जब कभी छुट्टियों में टाइम मिलता है, आप अवश्य ही इन म्यूजियम्स को देखें उत्तर प्रदेश के। संग्रहालय, अब दूसरा संग्रहालय का दौरा करते हैं हम जब, तो उसका एक और उद्देश्य हो सकता है। वो उद्देश्य क्या होता है
कि संग्रहालय जो समुदाय है, समुदाय से मेरा मतलब है एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी ना, पूरा जो एक समुदाय होता है उसमें उसकी थॉट प्रोसेस में परिवर्तन भी लाता है। कैसे लाता है? तो जब परिवर्तन आएगा, मानी बात है, परिवर्तन आएगा वो अच्छे के लिए आएगा और उसी के बेस पे वो विकसित होगा। क्या विकसित होगा? समुदाय विकसित होगा। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कैसे विकास क्रम बढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें देखी, बाद की जनरेशन वालों ने जब इसको देखा या उनको जानकारी प्राप्त हुई कि मोहरें थी ये, तो आज की डेट में आते आते विकसित करते करते हम कहाँ पे आ गए? करेंसी पे आ गए कि सिक्के भी हैं हमारे पास, लेकिन उस तरह के मिट्टी के सिक्के नहीं है, वो मोहरें मिट्टी की नहीं है। आज जो हमारे यहाँ स्टैम्प्स यूज होते हैं, तो आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो स्टैम्प होता है, जो अगर हम एक्चुअल मोहर की बात करते हैं, सिंधु घाटी में भी मोहरें दो प्रकार से यूज में आती थी। एक तो व्यापार के पर्पज से यूज आती थी, बोलते हैं कि वो ठप्पा लगा देते थे कि ये इस पर्टिकुलर जो भी सामान है उसकी ये दर्शाती थी विशेषता को। दूसरा, लेन देन के काम में जो मोहरें आती थी, तो उसके लिए तो हमने करेंसी का डेवलपमेंट कर लिया, राइट। अब जो हम ठप्पे के रूप में कि हमारा सामान आज इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगती है, आपने देखा है, तो वो मोहर जो है वो मेटल की फॉर्म होने लगी। तो विकास क्रम तो बढ़ा ना, विकास बढ़ा। जब इन चीजों को हमने देखा, समझा, इनसे चीजों को समझने के पश्चात थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस लाए हम, तो वो अच्छे के लिए हुए। और आज जो समुदाय है, आज जो ये सभ्य समाज है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं मतलब संग्रहित वस्तुओं के आधार पे जानकारियां प्राप्त कर करके धीरे धीरे विकसित हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये जो संग्रहालय है वो समुदाय, जो भी ग्रुप है, जो भी सोसाइटी है, उसमें एक तरह से डेवलपमेंट और चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, हेल्प देती है। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए इन्हीं संग्रहालयों में जब आप जाते हैं, आप कुछ चीजों को देखते हैं, तो आप उन चीजों से देख के सीखते भी हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। पेंटिंग्स देखेंगे, मैं बार बार पेंटिंग का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप सभी स्वयं पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जब आप पेंटिंग्स देखते हैं, तो किसी भी चित्रकार की जो चित्रण शैली है, शैली से मतलब उसका सब्जेक्ट या स्टाइल, वे ऑफ हैंडलिंग द कलर्स, वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कलर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रशेस, दोनों चीजें, ब्रश कैसे ट्रीट किया, मतलब स्ट्रोक्स, है ना, ब्रश से ही स्ट्रोक्स आते हैं, तो ब्रश कैसे ट्रीट किया गया, कलर की कॉम्बिनेशन क्या है और उनके विषय क्या है, इन सबको आप कुछ न कुछ उन चीजों को देखने के बाद कुछ सीखते हैं और उनको आप अपने वर्क में विकसित करते हैं। जब आप विकसित करते हैं, खासतौर से अपने स्टाइल में, कॉपी वर्क की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, कॉपी नहीं, आप उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम एक तरह से अगर देखें तो ये संग्रहालय हम जब विजिट करते हैं, तो वो हमें अपने कलात्मक पक्ष को विकसित करने में एक क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं, राइट। इसीलिए बार बार एम्फेसिस दिया जाता है फॉर द आर्ट स्टूडेंट टू गो एंड विजिट द गैलरीज एंड द म्यूजियम्स, वंस अगेन आई कोट हियर, राइट। अब आते हैं हम कि संग्रहालय जब इस तरह के हो जाते हैं, तो नेचुरली अब इसमें मतलब जो आप ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो संग्रहालय है मैम, उनका भी क्या उद्देश्य होता है, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ चीजों का तो उद्देश्य हर एक का बदलता है, परिवर्तित होता है। तो आज के आधुनिक संग्रहालय जो हैं, वो बेसिकली एक तो मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं कि आपको अनुसंधान, मतलब कि अनुसंधान करने का मौका देते हैं। आप वहां विजिट करते हैं, आप वहां कई चीजों को देखते हैं, शोध करते हैं। वहां पे कोई भी आज ऐसी वो सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि यदि आप विजिट करते हैं और आप उनसे कहते हैं
कि मुझे मुगल कालीन उस पे वर्कआउट करना है, तो शायद जिन म्यूजियम्स में मुगल से संबंधित किसी भी प्रकार की चीजों का संग्रह है, वो आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करके आपके शोध को अच्छा बनाने के लिए आपको समुचित मतलब चीजों के लिए आपके सामने इकट्ठा करके या उसके वैज्ञानिक महत्व को और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। वो आपको व्याख्या भी करेगा कि ये इस काल से रिलेटेड है, मुगल में भी इतने पार्टीशन थे, ऐसे ऐसे टाइम पीरियड के ये चीजें हैं, इनका ये कालक्रम है। कालक्रम से मतलब पीरियड टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड से भी वो आपको अवगत करा देगा। अब जो इनके मतलब संग्रहालय है, एक तो हम समझ गए कि इनका प्रमुख जो पर्पस है वो तो एक है कि संग्रह करना, अनुसंधान करना, पर एक तीसरा मौलिक बहुत इंपॉर्टेंट इनका काम होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे वो तीसरा बहुत मौलिक और महत्वपूर्ण इनका काम है? ये एक इनका मौलिक काम ये है कि जो भी संग्रहालय में वस्तुएं हैं, आज आधुनिक संग्रहालय की मैं बात कर रही हूं, इन्होंने एक और फैसिलिटी कर दी, आपने भी देखा होगा, वर्चुअल म्यूजियम्स। शब्द सुना है आपने? वो इसलिए कर दिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा आज आधुनिक टाइम में इतनी व्यस्तता हो चुकी है कि नेचुरली आप कहीं भी जाते हैं, आपके ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है, जिनको रूप देना है। अब आपकी बहुत इच्छा है कि मैं वहां के पर्टिकुलर म्यूजियम में जाके विजिट करूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो अब ये इस उसमें धीरे धीरे, और ये इसका जो मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया वर्चुअल म्यूजियम्स का, वो आपका विशेष रूप से कोरोना काल में शुरुआत, मतलब शुरुआत तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ डेवलपमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना टाइम में आप सभी को पता है सब कुछ रुक गया था, ठहर गया था, कोई कहीं जा नहीं सकता था, एंड दैट टू म्यूजियम्स में तो बहुत बहुत भीड़ होती है। इंडियन म्यूजियम्स की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के म्यूजियम में आप इमेजिन करिए कि वहां का हर व्यक्ति से मेरा मतलब है, यदि हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 75 to 85% जो है वो हर व्यक्ति ये इंटरेस्टेड होता है कि जैसे वीकेंड का कोई डे है तो उसमें वो अपने पूरे परिवार में, चाहे वो बच्चे बहुत छोटे छोटे हो, वो जरूर से जरूर म्यूजियम की विजिट करते हैं। तो ये जो कोरोना टाइम पीरियड आया, तब ये धीरे धीरे म्यूजियम अथॉरिटीज ने इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया और म्यूजियम में आ कोई सकता नहीं था। तो उन्होंने इस चीज को डेवलप इसलिए किया कि जितने जो लोग इच्छुक लोग हैं, कम से कम वो तो इसका लाभ उठा पाएंगे। वर्चुअल म्यूजियम्स के लिए कई म्यूजियम्स ने अपने आप को वर्चुअल उस पे डाल रखा है। जब आप उनको एक्सेस करेंगे गूगल पे जाके तो आप देख भी पाएंगे, आप जहां कहीं भी बैठे हैं आप वहां का पूरा कुछ पार्ट्स म्यूजियम का देख सकते हैं। हाँ, टोटल वो अपने वर्क्स को नहीं डिस्प्ले किए हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स को उन्होंने एज ए डिस्प्ले डाल रखा है। अब एक चीज की तो बात हमने समझ ली, जैसे कि आपके उसमें ये तो एक तरह से देखा जाए, आपके लिए मैं बार बार जो शब्द कह रही हूँ कि बीइंग इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको उस मतलब उस चीज में जरूर जा करके विजिट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या केवल हम जब कला से संबंधित हैं या हमारी कलात्मक रुचि है, मान लीजिए हम कला से नहीं भी संबंधित हैं, हमारी कलात्मक रुचि है, तो ही हम क्या विजिट करें इन संग्रहालयों का? क्या ऐसा होने पर आपको लगता है कि एक बहुत डिसेंट, बहुत सभ्य समाज की विकास हो सकती है?
संवेदनशील समाज का विकास हो सकता है? मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। रीजन उसका ये है कि आज मनोविज्ञान, विज्ञान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आपका कला और संगीत, ये दो ऐसे हैं विषय जो किसी भी मनुष्य के अंदर पॉजिटिव संवेदनशीलताओं को बढ़ाते हैं। आपने शायद पढ़ा भी होगा अगर कोई आर्टिकल, तो आप पाएंगे कि ये जो मनोवैज्ञानिक शब्द मैं बोल रही हूं, मनोविज्ञान से रिलेटेड, वो स्टडीज, वो शोध किए गए। शोध में पाया गया कि एक ग्रुप के बच्चे जिनको म्यूजियम में 2-3 बार विजिट कराया गया, और एक ग्रुप के बच्चे जो किसी भी तरीके की आर्ट फैक्ट्स को, म्यूजिक्स को या म्यूजियम्स को जो अछूते रहे इन विषयों में, मतलब कि इनके उससे, इन दो ग्रुप के बच्चों का जब स्टडी किया गया उनके बिहेवियर को, तो पाया गया कि जिन बच्चों ने म्यूजियम को, जिन बच्चों ने पेंटिंग को या म्यूजिक को किसी भी तरीके से अपनाया या उसका प्रयोग किया है, तो उनसे उनकी जो एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो विध्वंसकारी नहीं है, वो विध्वंसकारी नहीं है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो रिलेटेड टू म्यूजियम के उससे घूम करके आए, पेंटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, इस वजह से उनके में कोई भी नकारात्मक बदलाव या बिहेवियर नहीं देखा गया, प्रवृत्ति नहीं पाई गई। जबकि दूसरे बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए, सब में तो नहीं कहा जा सकता है, कम और ज्यादा रहा, लेकिन सामान्य उस पे देखा गया और पाया गया कि वो बच्चे जो इन चीजों से दूर रखे गए, उनके अंदर एक एग्रेशन आ गया, एक मतलब क्या कहेंगे उसको, उथल नहीं, क्या कहेंगे, उद्दंडता वाला बिहेवियर उनका दिखाई पड़ा। तो आपको मालूम है, भारत में तो नहीं है ये, लेकिन जापान इज द कंट्री वेयर इन द स्कूल्स इट इज वेरी, मतलब किंडरगार्टन लेवल पे, किंडरगार्टन से मेरा मतलब है जब बच्चा आपका 4 साल से 5 साल की उम्र में है, उस 4 से 5 साल की उम्र में आप सोचिए, जापान के जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें ये कंपलसरी है म्यूजियम विजिट, म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज की विजिट कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी उन्होंने की? पहली बात, म्यूजियम के अपने कुछ रूल्स होते हैं। यदि आप म्यूजियम में जाएं और आप जोर जोर से बात करने लगे, आप हा हा हु करने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां की कोई ना कोई अथॉरिटी आके आपको चेकआउट कर देगी। या एक डिसिप्लिन होता है, म्यूजियम में कई ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, डिस्प्ले में है, पेंटिंग्स हैं और भी आर्ट फैक्ट्स रखे हुए हैं, जो भी चीजें वहां पे डिस्प्ले में है, ओपन में, खासतौर से स्कल्पचर से रिलेटेड, तो आप जब उनको आप क्योंकि छुएंगे तो वो तुरंत चेकआउट कर देते हैं कि प्लीज यहाँ के स्कल्पचर्स को, दीज आर नॉट टू बी टच्ड, राइट। तो ये एक डिसिप्लिन के तहत आया। तो जापान के मैनेजमेंट में, जापान के सिस्टम में इस बात को माना गया है, इस बात को ध्यान में रखा गया कि यदि हम छोटे बच्चे की उम्र में ही, छोटे से बच्चे की उस उम्र में ही उसको एक डायरेक्शन देते हैं कि आप चलिए म्यूजियम में चीजों को देखिए। अब देखिए, वो छोटा सा 4 साल से 5 साल की एज का बच्चा जिस समय म्यूजियम जाता है, इवन मैं समझती हूँ आप भी आज की डेट में म्यूजियम में जाएंगे जब, तो वहां का जो पूरा वातावरण है वो आपको विस्मित कर देगा। क्यों कर देगा, कोई मुझे बता सकता है? विस्मित का मतलब समझ रहे हैं आप? यस मैम। एकदम आश्चर्यचकित कर देगा या थोड़ा सा आपको आश्चर्य में डाल देगा। तो क्यों डाल देता है ऐसा वातावरण आपको आश्चर्य में म्यूजियम का? है तो वो एक सिंपल बिल्डिंग, और वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लाइवली, मतलब कि सजीव ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देख के आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएं। तो ऐसा क्यों होता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं म्यूजियम के परिवेश में, बिल्डिंग के अंदर, हॉल में घुसते ही आप बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं?
क्योंकि मैम वहाँ आसपास जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में या तो बहुत कम देखी हुई होती हैं या फिर हमें सोचने पे और ज़्यादा मजबूर कर देती है, तो हमारा माइंड जो है उन चीज़ों में ज़्यादा प्रतिभाग करने लगता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। सौरभ, आई एम वेरी हैप्पी, सच में मैं आपको बार बार इसलिए अप्रिशिएट भी कर रही हूँ कि पता नहीं, जब कभी आपसे सामने आमने मौका मिलेगा देख करके बात करने का, तो भी मुझे विश्वास है, क्योंकि जब ऑनलाइन में आप ऐसे इतने प्रोमिनेंट उस पे जवाब दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अध्ययन अच्छा किया है, या फिर ये भी हो सकता है आपको पहले से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ है, मतलब आप कभी ना कभी विजिट किए होंगे म्यूजियम्स को, मुझे जहां तक लगता है, या आपने बुक में इतना पढ़ा हो, दैट मे बी, यू आर वेरी राइट। वहां पे जो भी वस्तुएं रखी हुई होती हैं उनको हमने इसके पूर्व नहीं देखा, वो पिछले टाइम की है ना, वो बहुत पहले के टाइम की हैं, और हमको आश्चर्य में डाल देती हैं। मैंने बार बार आपसे कहा कि वो आपको एकदम से आश्चर्यचकित कर देता है, ओह अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये सौरभ ने जो जवाब दिया, दैट इज एग्जैक्टली, अब जब आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस में म्यूजियम के एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आप आश्चर्यचकित होते हैं, आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो क्या हुआ, आपके मस्तिष्क में एक रिएक्शन शुरू हो गया ना, सोचने की प्रणाली शुरू हो गई, और सोच भी आपकी विध्वंस वाली नहीं होगी, सृजन वाली होगी, कि ये कैसे किया गया होगा, आप उससे रिलेटेड कई चीजें सोचने लगते हैं। तो इमेजिन करिए, जो जापान के मतलब पूरे कहना चाहिए जापान के गवर्नमेंट की जो एक संरचना है, उनका जो एक प्रबंध है, मैनेजमेंट है, जो उन्होंने एक फॉर्म किया कि हमारे यहाँ के छोटे बच्चे म्यूजियम जरूर विजिट करेंगे। आपको मालूम है, छोटे से बच्चे 5 से 7 साल के बच्चे जब विजिट करने जाते हैं तो वो तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो तो और अधिक आश्चर्यचकित होंगे कि अच्छा इससे पहले हमारी संस्कृति में ऐसा होता था, एंड इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनती थी, या ये काम होता था, तो उससे प्रेरणा पाके वो और क्रिएशन की तरफ लगेंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे। और मैं जहां तक समझती हूँ, ऐसा नहीं कि जापान में क्राइम नहीं होता होगा, लेकिन आपने आज भी देखा होगा कि जापानीज पीपल आर वेरी पीस लविंग, शांत व्यक्ति हैं, कलात्मक हैं। आप उनके विषय में और भी जितना उससे देखेंगे, रीजन शायद यही है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उस तरह से मोल्ड कर देते हैं कि वो बच्चे कला से जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने संगीत से जुड़ जाते हैं, और वो एकदम शांत प्रकृति और एक सृजन की तरफ मुड़ जाते हैं। आज सोसाइटी में क्या हुआ, मैं इस चीज के लिए एक और संदर्भ में बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है, हम बहुत ऑब्जर्व करते थे, और बहुत क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अच्छा ये लगा कि हम ही जैसे लोगों ने एक दो जगह पर अपने मत रखे, और उस चीज को हमारे प्रतिनिधि जो थे उन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट के समक्ष रखा, केंद्र सरकार के सामने। तो नई शिक्षा नीति में जो कला को और एम्फेसिस दिया गया है, संगीत और कला को, उसका शायद यही परिणाम है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि आपने देखा होगा कि जूनियर क्लासेस में कला नाम मात्र की रह गई थी, हिंदी का टीचर ही कला पढ़ा दे रहा था, प्राइवेट स्कूल्स में तो और भी वो अपने पैसे बचाते थे। पता चला कि साइंस की जो टीचर है, अरे नहीं नहीं बस आर्ट और क्राफ्ट वाला थोड़ा सा ले लो, मतलब वो है मेन टीचर साइंस का या हो सकता है हिस्ट्री का, लेकिन वो वहां पर आम बना रहा है टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी, बस उनके कहने में कि ये ड्राइंग है और ग्रेड सिस्टम से पास हो गया। बट द थिंग इज, आज की डेट में हम लोग ने इस बात को रखते रखते एक्सेप्ट किया गया कि नहीं भैया, इसके लिए एक अलग मतलब होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस विषय से आपके अंदर सारी की सारी जितनी ही मतलब थॉट प्रोसेस होते हैं, वो सारे सबसाइड होने लगते हैं, वो सारे के सारे सबसाइड होने लगते हैं, और हम पुनः एक बार क्या कहते हैं उसमें आ जाते हैं, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जितनी ज्यादा उद्दंडता हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। जब हम बहुत
छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो बाकायदा पेंटिंग टीचर्स होते थे अलग से, म्यूजिक टीचर्स अलग से होते थे। बीच में ये खत्म कर दिया गया। मॉरल स्टडीज का एक क्लास अलग होता था। आज की डेट में किसी भी स्कूल में मॉरल टीचिंग का कोई क्लास नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नहीं है। तो उसका प्रादुर्भाव मतलब उसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है वो आप देखिए, लोगों की मानसिकता जो है वो मॉरल स्टोरीज की नहीं रह गई। बात समझ रहे हैं आप? तो खैर ये सारी चीजों को जो बढ़ाता है वो एक संग्रहालय बहुत बड़ा योगदान देता है आपके लिए, हमारी मानसिकता के लिए और हमारे आगे बढ़ने के लिए। अब हम अगर देखें कि ये जो संग्रहालय हैं ये कैसी चीजों को प्रदर्शित करते हैं और कैसी चीजों को नहीं प्रदर्शित करते हैं। ये संग्रहालय सूचनाओं को और वस्तुओं के बारे में थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्टिव मैटर दे करके लगा भी देते हैं। कई बार आप देखेंगे कोई स्कल्पचर अगर डिस्प्ले उन्होंने किया है तो उसके बारे में मान लीजिए वो किस काल से संबंधित है, किस मटेरियल से बनी है, और यदि चित्रकार के बारे में होता है तो चित्रकार के विषय में लिख करके वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये संग्रहालय में सूचनाएं एवं प्रदर्शित वस्तुएं, चित्रों के व्यापक जो संग्रहालय होते हैं उनको देखकर हम विभिन्न प्रदर्शनियां, अब देखिए कैसे हमारा काम हो रहा है, हमें कैसे जानकारी मिल रही है, उनको देखिए। सारी चीजों को आप देखते हैं और देखने के पश्चात आप उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आपने अगर 3 संग्रहालय विजिट किए या 2 संग्रहालय विजिट किए, या मान लीजिए इन संग्रहालयों में जो प्रदर्शनी की गई, एक की गई उसको भी विजिट किया आपने, दूसरी को विजिट किया, तो आप तुरंत ही उसका विश्लेषण करने की क्षमता को आपके अंदर जागृत होती है और आप उसको प्रॉपरली मतलब उन विचारों को, अपने विचार जो आपके आ रहे हैं, विश्लेषण वाले विचार आ रहे हैं, आप उनको विकसित करके लिख पाते हैं या उसको प्रकट कर पाते हैं। क्लियर बात हुई? तो ये संग्रहालय हमको कैसे कर रहे हैं, प्रदर्शित जो वस्तु कर रहे हैं उससे हम एकदम से विश्लेषण करने की क्षमता को भी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। इससे विश्लेषण की क्षमता जब हमारे अंदर डेवलप हुई तो उसमें किस चीज की कौशल आ जाती है हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, जैसे हम सरल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। ठीक, सरल से मेरा मतलब जो किसी को मतलब समझ में आए और वो उसका उत्तर दे सके ना, तो इस तरह के हम सवाल पुटअप करने लगते हैं और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने लगते हैं कि क्या हम इस वस्तु के ऊपर जो विश्लेषण कर रहे हैं, ये मेरा विश्लेषण करने का तरीका ठीक है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी ही मानसिकता को एनालाइज करने लगते हैं, क्या हम गलत तो नहीं डायरेक्शन ले रहे हैं, हम ठीक जगह पे सोच रहे हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं, हम शायद बहुत स्पष्ट रूप से उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं हमको पता चल पा रहा है उसका, तो उस बात के लिए हम फिर सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करने लगते हैं। वो क्वेश्चन हमारे सरल से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि एकदम सरल जो बिल्कुल ही वो बता पाए, नहीं, वो हमारी अपनी उत्सुकता को संतुष्ट कर सके हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। अब देखिए, जैसे सपोज आपने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई भी सामान को देखा और वहां के डिस्क्रिप्शन को या बुक में किसी भी डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, ठीक, हम लेके चलते हैं मोहरे, तो आपको मोहरों का डिस्क्रिप्शन जो बुक में मिल रहा है और जो साक्ष्य रखा है, मतलब मूर्त रूप से जिस म्यूजियम में वो रखी है, तो आप क्या करने लगते हैं, दोनों को तर्क संगत मूल्यांकन, तर्क संगत मूल्यांकन का क्या हुआ, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करने लगते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात कि क्या ये ठीक है यार, बुक में जो लिखा था और जो ये सामने मुझे दिख रही है मोहर,
क्या वो तर्क संगत मतलब क्या ये ऐसी ही थी जो बुक में डिस्क्रिप्शन दिया गया? जब आप पाते हैं, जब उस साक्ष्य को स्पष्ट रूप से सही पाते हैं, तब आप कहते हैं हाँ, मैंने जो एनालिसिस किया वो ठीक था, या जो बुक में मुझे डिस्क्रिप्शन मिला या जो सामने मैंने देखी मोहर वो ठीक थी और वो एकदम एक्चुअल था, मतलब कि वो वहीं से प्राप्त चीज है। अब एक तो चीज ये है कि हम सभी को रचनात्मक उसमें क्षमता में भी बढ़ाता है। ये म्यूजियम कितने तरीके के हो सकते हैं? म्यूजियम कई तरीके के हो सकते हैं। आपको जो जानकारी देते हैं वो क्या कहते हैं, म्यूजियम्स, आर्ट म्यूजियम्स होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ म्यूजियम्स आपको ऐसे विलुप्त जीव जंतुओं के बारे में भी बताते हैं? तो उस तरह से रिलेटेड जो म्यूजियम्स हैं उनको हम जीव जंतु के म्यूजियम्स बोलते हैं। आकाश के सौरमंडल के बारे में भी पूरे उस पे बेस्ड म्यूजियम्स हैं, कई म्यूजियम्स हैं। उन तरीके के जो म्यूजियम्स हैं, जो उससे रिलेटेड म्यूजियम हैं, उनको हम तारामंडल मतलब उसके तारामंडल के उससे संग्रहालय के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात और भी म्यूजियम्स हैं, आप देखेंगे पाएंगे इनको फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हम जो मतलब विभाजित करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो बेसिकली एक मैंने शुरू में शब्द यूज किया था, नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट म्यूजियम्स, राइट। एक होते हैं प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स। प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स का ज्यादा प्रचलन, कहना चाहिए अधिक प्रचलन, बाहर की कंट्रीज में था। कैसे? क्योंकि वहां पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो भारत में बहुत कम हुआ। बहुत कम से मेरा मतलब ना के बराबर हो पाया, कुछ ही जगह पे हो पाया, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल तो इन्होंने काफी कुछ मेंटेन कर लिए, लेकिन प्रॉफिटेबल के लिए बाहर की कंट्रीज में किस तरह का हुआ? कोई भी चित्रकार जिसका काम अच्छा था, जो अपने स्टूडियो में या अपने घर में काम कर रहा था और उसका जब देहांत हो गया, तो उस पर्टिकुलर पूरी बिल्डिंग को, और अगर कोई उसके वंशज नहीं बचे तो खास तौर से, और अगर वहां के लोकल गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये कलाकार का काम आने वाली जनरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसको वो संरक्षित कर देते थे, उस पूरी बिल्डिंग को, मतलब एज ए उसकी होम बिल्डिंग को या उसके स्टूडियो को। तो इसमें उन्होंने, अब मानी बात है, उन्होंने इसको अधिकृत कर लिया, और अधिकृत करने के पश्चात वहां के लिए विजिट करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी के हिसाब से कुछ एक उसके ऊपर प्रवेश शुल्क लगा दिया, ठीक, एंट्री फी लगा दी। तो ये एंट्री फी उनके बेनिफिट के लिए नहीं है, उस पर्टिकुलर सारे पार्ट्स को, मतलब उस बिल्डिंग को या स्टूडियो को मेंटेन रखने के लिए है। विजिटर्स आते हैं और वहां पे आकर के जो सामान देख रहे हैं, जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, तो वो डैमेज ना हो जाए, इसके लिए उनको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, देखरेख करनी पड़ती है। तो ये सारा कहाँ से मीट आउट होता है? जो ये आपकी एंट्री फीस जाती है वो आएगी, और प्लस वो अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे देंगे, ठीक। दूसरा, कुछ एक ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल उस पे है, मतलब कि पूरी जो उन्होंने टिकट्स लगाई हैं, वो या तो कोई प्राइवेट संस्था उसको रन कर रहा है उस म्यूजियम को, या उस आर्टिस्ट के ही कोई फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने अपने उस घर के या स्टूडियो के एक पार्ट को एक म्यूजियम की तरह बना करके उसको प्रवेश देना शुरू कर दिया, जो भी आर्टिस्ट का काम है। कई म्यूजियम्स हैं बाहर के देशों में, आप पाएंगे, जैसे इसी क्रम में रेम्ब्रा का म्यूजियम है। रेम्ब्रा का बेसिकली वो घर था एम्स्टर्डम का पूरा, जिसमें वो स्वयं काम करते थे, तो उस पूरी बिल्डिंग को एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि उस संग्रहालय में विजिट करने पे आप ये पाएंगे कि जैसे
आप बुक्स में पढ़ते हैं रेम्ब्रा के बारे में, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि रेम्ब्रा ने सबसे ज्यादा छवि चित्रण किए, स्वयं के मुखाकृति सबसे ज्यादा बनाई। ही इज अ मास्टर एचर ऑल्सो, सबसे ज्यादा एचिंग का काम किया। अब जब हम कह रहे हैं रेम्ब्रा ने बहुत अधिक एचिंग का वर्क किया, इस बात को उल्लेखित किया जा रहा है। मानिए एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए। विजुलाइजेशन का मतलब थोड़ा सा इसको एक दृश्य बनाने की कोशिश करिएगा शब्दों को मेरे, कि यदि रेम्ब्रा के, हमने कहा बुक्स में मिला है उल्लेख कि रेम्ब्रा मास्टर एचर रहा। मास्टर एचर मतलब सबसे ज्यादा अच्छी एचिंग्स, लाइन एचिंग्स कॉपर प्लेट के ऊपर रेम्ब्रा के द्वारा की गई। इस बात को कई जगह हम किताबों में तो पढ़ रहे हैं। अब अगर इनके ये काम ना होते आज की डेट में, तो क्या इस बात की सत्यता सिद्ध होती? शायद इस बात की सत्यता सिद्ध नहीं होती। कैसे आप सिद्ध करते? क्योंकि ओरिजिनल वर्क तो डैमेज्ड हो गया। आप मेरी बात समझ पाए? तो इनके जो म्यूजियम है, इनकी जो मतलब कि स्टूडियो है जिसको टर्न कर दिया गया है म्यूजियम के रूप में, कैन यू बिलीव इट, वहां पर वो कॉपर प्लेट आज भी है। और आपको आश्चर्य पड़ेगा जब आप जाएंगे वहां पर, तो उन कॉपर प्लेट्स की एक और सुविधा दी है इस पूरे संग्रहालय को संरक्षित करने की अथॉरिटीज ने, कि आप इनकी प्लेट्स को, मान लीजिए उनकी कोई प्लेट है, उनके पोर्ट्रेट की ही ले लीजिए, तो आप उनकी पोर्ट्रेट की प्लेट को, कॉपर प्लेट को लेकर के आप चाहते हैं कि एक प्रिंट लें, तो आपको पता है क्या सुविधा प्राप्त है इस म्यूजियम में, इनके स्टूडियो में वो प्रेस भी है जो रेम्ब्रा ने प्रेस चलाई, प्रिंट लिए, एचिंग प्रेस, वो आज भी स्थिति वही रखी हुई है। उसका संरक्षण किया जाता है, देखरेख की जाती है, उसकी बहुत केयर की जाती है। फेल्ट है, फेल्ट मतलब उसके ऊपर एक वस्त्र डाला जाता है, उसको हम लोग फेल्ट बोलते हैं। तो आप उनकी प्लेट, कोई जो आपकी चॉइस की है, वो प्लेट डिस्प्ले में रखी हुई है। आप वहां की अथॉरिटीज को बोलिए कि मुझे रेम्ब्रा, आई वांट टू प्रिंट द रेम्ब्रा का दिस वन। वो आपसे एक निश्चित शुल्क ले लेते हैं उस प्लेट का, और आपसे कहते हैं गो एंड डू इट। अब आप, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड हूं और डीपली रिलेटेड रही हूं, एचिंग ही करती थी, तो जब मैं उस फीलिंग को मैं फील कर सकती हूँ कि जब रेम्ब्रा के यूज की हुई हाथ में प्लेट ली जाए, तो आप इमोशन सोचिए क्या आएंगे। यू फील लाइक दैट यू आर रेम्ब्रा, यू आर टेकिंग द प्रिंट ऑफ दैट प्लेस, मतलब प्लेट, and that too the machine which he used. Are you getting my point? This is something very prestigious कि आप उस महान चित्रकार के द्वारा प्रयोग की गई प्लेट और मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कला के इतिहास में जबरदस्त जगह बना करके रहा। तो ये फीलिंग कौन क्रिएट कर रहा है? वहां का म्यूजियम, स्टूडियो क्रिएट कर रहा है इस फीलिंग को मेरे अंदर, या मेरे जैसे और भी कई चित्रकारों के अंदर। तो ये अहमियत संग्रहालयों की होती है, राइट, कि आप स्वयं में उस चित्रकार को फील करने लगते हैं उनकी वस्तुओं को छू करके। अब वहां पर वो शुल्क लेते हैं, प्लेट देते हैं, आप उनका प्रिंट लीजिए, पर जो आपने प्रिंट लिया, आपने वो पर्सनल अनुभूति ली उस संग्रहालय में उस चित्रकार के लिए। लेकिन ये प्रिंट करोड़ों लाखों में नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? इसका एक रीजन बताइए मुझको। क्योंकि उसपे बताएं, उसपे कलाकार रेम्ब्रा का या कलाकार का साइन नहीं होगा, एग्जैक्टली ओरिजिनल साइन नहीं होगा। एग्जैक्टली आपको मालूम है उस चित्रकार की प्लेट को आपने यूज किया, केवल एक संवेदना आपके अंदर आ जाएगी मशीन को लेकर। उस पूरे परिसर को आप जितनी देर बैठते हैं, तो आपको ये फीलिंग आएगी कि यार जरूर यहाँ पे रेम्ब्रा ऐसे बैठ के काम करते होंगे। कैन यू बिलीव इट? मतलब वहां पर रेम्ब्रा के यूज किए हुए ब्रशेस हैं,
दे आर इन दैट फॉर्म ओनली। जो रेम्ब्रा ने आपने देखा होगा उनके पोर्ट्रेट्स में, बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो वो अपने तरह तरह के पोर्ट्रेट्स बनाते थे। पढ़ा है आपने? कई उसमें बनाए हैं। बाद के पोर्ट्रेट वृद्ध अवस्था के भी हैं। बीच के जो उनके हैं वो एक फर लगा के कोट पहन करके और टोपियां बहुत सुंदर सुंदर सी जिसमें कि बहुत सुंदर फर लगे होते थे। तो वो सारे कैप्स, वो सारे फर वाले कोट आज की डेट में भी वैसे ही सुरक्षित हैं। तो आप इमेजिन करिए, इसकी सुरक्षा, इसको मेंटेन करने के लिए इतने सालों तक नेचुरली इसको प्राइवेट प्रॉफिटेबल म्यूजियम बनाना उनकी मजबूरी थी। आपके दिए हुए पैसे, मतलब आपसे दिए हुए पैसे, मेरा मतलब है जो दर्शक वहां आते हैं, टूरिस्ट वहां आते हैं, उन्हीं पैसों से तो वो इनको मीट आउट कर रहे हैं, इन चीजों की सुरक्षा को। तो कभी कभी ये आवश्यक हो जाता है कि प्रॉफिटेबल म्यूजियम्स भी बनाए जाएं। अब उनके वर्क को ये सच कहा है खुशबू जी ने और सौरभ ने, क्योंकि उसमें रेम्ब्रा का ओरिजिनल हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए वो प्लेट, वो प्रिंट आपकी एक संवेदना बन के रह जाती है, आपकी वो एक पर्सनल फीलिंग बन के रह जाती है कि मैं उस म्यूजियम में गया, मैंने वहां से रेम्ब्रा के हाथ की छुई हुई प्लेट को लेकर के प्रिंट निकाला मशीन पे। वो आपकी संवेदना है, पर वो वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल कौन है? जो ऑलरेडी साइंड वर्क है उनके, जो ऑलरेडी साइंड है। और जब आप संग्रहालय में जाते हैं, अब जैसे लोवर म्यूजियम में आप जाइए पेरिस में, आप देखेंगे कई ऐसे चित्रकारों के काम हैं जिनको कि आप पाएंगे कि हाँ, इनको तो मतलब अरे ये इसीलिए इतने वैल्यूएबल हैं, इतने महत्वपूर्ण इसीलिए हैं। अगर ये संग्रहालय ना होते तो मुझे नहीं लगता हम लियोनार्डो विंची के बारे में इतना जान पाते, हम विंसेंट वैन गॉग के बारे में इतना जान पाते, या हम माइकल एंजेलो के बारे में जान पाते, या XYZ और भी चित्रकार हमारे इंडियन चित्रकारों में ले लीजिए। आप देखिए कितना एक तारतम्य है। विदेशों के इस स्टूडियो को या जिस घर में वो रह के कार्य करते थे, गवर्नमेंट ने उसको नॉन प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबल उसके तहत म्यूजियम टर्न किया, इस बात से प्रेरित होकर के। आपको मालूम है, आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा क्योंकि आप चित्रकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता में शांति निकेतन का सुना होगा आपने नाम। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो बंगला है, दैट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम, कला भवन जो है वो एक म्यूजियम के उससे है। अच्छी बात ये हुई कि क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी वहीं तो रहते थे, वहीं रहते थे। उनका जो घर है वो जोरासांको ठाकुर बाड़ी, वो घर जोरासांको में ठाकुर बाड़ी घर है, उसको म्यूजियम बना दिया गया। उसको ही म्यूजियम में टर्न किया गया है। कला भवन में इन्होंने, मैं अभी बताती हूँ, KG सुब्रमण्यम का पूरा एक म्यूरल चित्रण है, और वो म्यूरल को बाकायदा एक तरह से बहुत उसकी देखरेख की जाती है। आप जब कभी जाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बहुत अलग है अपने आप में। KG सुब्रमण्यम के बारे में मैं आगे के क्लासेस में जरूर बताना पसंद करूंगी, क्योंकि मानिदा हमारे टाइम में, जब मैं बड़ौदा में MFA कर रही थी, तो मानिदा को बोला, मतलब उनको KG सुब्रमण्यम सर को जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके मतलब कहना चाहिए स्टूडेंट्स या कह लो कोई भी, हम लोग जब उनसे इंट्रोड्यूस हुए आर्ट फेयर में, तो हम सब लोग उनको मानिदा ही बोलते थे, कोई भी पूरा नाम लेके नहीं बोलता था। तो बड़ौदा में जो बड़ौदा फैकल्टी ग्राफिक डिपार्टमेंट में, प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में धूमान सर हैं, वो उनके स्टूडेंट रह चुके थे। तो मानी बात है, सर भी उनको मानिदा करके बोलते थे। आर्ट फेयर में स्पेशली उनको बुलाया गया था हमारे टाइम में कि आप कुछ काम करिए। ये बहुत अच्छी एक मतलब वो है, मैं अनुभव है मेरा, वो मैं बताऊंगी। तो मानिदा के काम उस समय हमने देखा, और वाकई में अगर हम मानिदा को काम करते ना देखते और उनके बारे में केवल किताबों में पढ़ रहे होते कि नहीं वो किसी भी माध्यम को लेकर के काम करते हैं बहुत उत्कृष्ट, क्योंकि लैंग्वेज तो ऐसी लिखी जाती है ज्यादातर बुक्स में,
बहुत उत्कृष्ट कार्य है, बहुत महान व्यक्ति हैं, यही सब लिखा जाता है। पर अगर आप सामने किसी कलाकार को काम करते देखते हैं तो शायद मुझे लगता है जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो बहुत कम लिखा गया है, वो तो इससे भी ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा ग्रेट है। तो मानीदा को मैंने काम करते हुए जब 2000 कह रही हूँ 1993 में मैंने बड़ौदा से पास आउट किया मेरा एमएफए, तो उस वक्त के कला आर्ट फेयर में वो आए थे एंड यू कैन नॉट बिलीव इट कि व्हाट द फीलिंग आई हैड फॉर दिस पर्सन। ये हुए ज्योति भट्ट सर हुए, मतलब मैं फिर कहूंगी कि बहुत लकी रही कि जो जिन लोगों के नाम आप पुस्तकों में पढ़ते हैं उन लोगों के साथ हमने काम किया। काम करने का मेरा मतलब किसी कैंप में काम किया या पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि आर्ट फेयर हुआ तो हम लोग मिलकर के काम कर रहे थे। मतलब कैंप्स में भी कई अनुभव मेरे इतने अच्छे रहे हैं, बहुत जिनको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण कलाकार भारतीय कला इतिहास में मानते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप श्याम शर्मा सर को ले लीजिए पटना से, तो मतलब ग्राफिक के में प्रिंट मेकिंग के लिए वो छापा चित्रण करते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों के साथ हम कैंप्स में थे और मतलब इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये मैंने एक तो टॉपिक म्यूजियम और आर्ट गैलरीज का लिया है, साथ में आगे के क्लासेस में मैं कुछ कॉन्टेम्परेरी चित्रकारों के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करूंगी। जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्निक्स चल रही हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी आप में से एक ने बताया है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं तो कई चीजें दिमाग में साइमल्टेनियस चल रही होती हैं, तो हम बोलते जाते हैं कि भाई ले मैन की तरह हमें पहले आपको ये बताना होता है कि नहीं, कलकत्ता में इस जगह पे आप अगर जाएं तो एक घर उनका टर्न इनटू दिस थिंग, बट वेरी नाइसली वन हैज सजेस्टेड मी, वन इंटरप्टेड एंड सेड दिस थिंग। तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि कम से कम आप अलर्ट हैं, आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले क्लासेस में मैं जो टॉपिक आपको अभी बता रही हूँ म्यूजियम आर्ट गैलरीज, इसके विषय में भी आप कुछ जानकारी रखें। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है और मुझे सब कुछ आता है। आई नेवर क्लेम दिस थिंग, इट इज अ कंटिन्यूएशन वाला प्रोसेस। सी यू पीपल आर डूइंग रिसर्च वर्क, आई एम गाइडिंग यू, राइट। मीन्स आप में से जो भी मेरे अंडर में आ गए या आप किसी और के अंडर में आ गए, तो सुपरवाइजर इज व्हाट, they are guiding you because we have a sufficient experience to pen down the things। कैसे क्रमबद्ध तरीके में उसको कंपाइल किया जाए इसका अनुभव हमको है, और आप शोध कर रहे हैं। तो जब आप शोध कर रहे हैं नेचुरली, अब हम तो क्लासरूम टीचिंग में हैं रिलेटेड, हम फील्ड वर्क में है नहीं, हम शोध के काम में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स। You people are directly going to do a research work। अब रिसर्च वर्क जब आप करोगे तो नेचुरली नई नई चीजें आप मुझे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और कुछ चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ आगे के पूरे, शायद मेरे शुभम जी ने दो हफ्ते की क्लासेस लगाई हैं अभी मेरे को जो याद है, तो इन 8 क्लासेस में, आज का माइनस कर दीजिए, अब 7 क्लासेस में से शायद 2 या 3 तो अभी जाएंगी आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम के मिलाकर के। चौथे या 5वें क्लास से हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट होगा और ट्रेंड्स टेक्निक्स इन पे होगा। तो मैं अपने पर्सनल जो मैंने इंडिविजुअल अनुभव प्राप्त किए हैं विभिन्न कॉन्टेम्परेरी चित्रकारों से, सर लोगों को मैं कॉन्टेम्परेरी इसलिए कहूंगी क्योंकि जो इनमें से अभी जीवित हैं उनको हम समकक्षी ही मान के चलते हैं, राइट। तो इनको हम तब डिस्कस करेंगे, और आप स्वयं खुद भी यदि इस विषय में पढ़ेंगे और अपना भी वक्तव्य देंगे, साथ में मिलकर के हम लोग करेंगे, तो शायद मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक मतलब सेशन होता है या क्लासेस हो जाएंगी। क्योंकि इसमें देखिए हमारे वाले सब्जेक्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति जो एक अच्छा होगा या वैसे भी ये क्लेम कर दे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। नहीं, कुछ ट्रेंड्स के बारे में आप बताएंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में आप बताइए, कुछ टेक्निक्स के बारे में मैं बताती हूँ, तो मिल करके हम लोगों को कई चीजों की नॉलेज हो जाएगी, राइट। तो मुझे है कि शायद आपका समय अभी खत्म होने वाला होगा,
कितना टाइम हो गया है? 5:30 तक का क्लास था, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे अपनी रोक देते हैं। म्यूजियम्स के बारे में एक टेंटेटिव जानकारी मैंने आपको ये दे दी कि इसके उद्देश्य क्या हैं, इनके अगर हम इनकी यात्रा करते हैं या इनके विजिट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी और फिजिकल मेंटल प्रोसेस में भी हमारा क्या बेनिफिट होता है, राइट। और इसके पश्चात जो अब मैं कल का क्लास लूंगी उसमें एक थोड़े से म्यूजियम जो बहुत अपना अहम रोल प्ले करते हैं कला के क्षेत्र में, उनके बारे में बताऊंगी। देखिए, बताने का यहाँ पे मुझे मालूम है आज की डेट में, पहले हम लोगों के टाइम में जरूर होता था कि अरे यार किसी किसी लाइब्रेरी में कोई कोई बुक है, बहुत अच्छी बुक्स नहीं मिलती थी तो हम लोग प्रॉब्लमेटिक उसमें आते थे, ठीक। आज की डेट में तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल इज द बेस्ट लाइब्रेरी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें गूगल जी आपको बता ना दे, है ना। तो वो तो बेस्ट लाइब्रेरी आपके लिए हो ही गए हैं एक सजेस्टिव रीडिंग के उससे। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ी सी अपनी भी तैयारी करिए कि जिससे हम लोग जब क्लास में हो तो एक क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा मोड रहे हम लोगों का, अच्छा लगता है कि हाँ मैं जो बता रही हूँ आप समझ भी पा रहे हैं, ठीक। तो इसको कल के में थोड़े से ऐसे म्यूजियम्स, इंडियन म्यूजियम जिन्होंने अपना महत्व है, जिनका कंट्रीब्यूशन है, और फॉरेन के कुछ म्यूजियम आउट ऑफ इंडिया के, उनका अपना महत्व, प्लस अभी मैंने 2 ही तरह के म्यूजियम बताए हैं, एक गैर प्रॉफिटेबल मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल। नाउ आई विल टेल यू रेस्ट ऑफ द म्यूजियम। इन 2 के अलावा भी म्यूजियम्स हैं और आपको जान के हैरत हो जाएगी कि हाँ ऐसे भी म्यूजियम क्रिएटेड होते हैं, राइट। ठीक है, तो कल हम इस विषय को लेकर के बात करेंगे। सी यू, बाय, धन्यवाद आप लोगों ने सुना, राइट। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग, मैम। बाय बाय।